अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ हॉरर स्टोरीज़, जहां मैं आप लोगों की भेजी हुई हॉरर स्टोरीज़ नरेट करता हूं। अगर आपके पास भी कोई हॉरर स्टोरी है शेयर करने के लिए, तो वो या तो यूजुअल हो सकती है या फिर कोई ऐसी अनकॉमन हॉरर स्टोरी जो आमतौर पर सुनने को नहीं मिलती। बल्कि इस वीडियो के टाइटल से तो आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा कि आज हम जिन्नात की एक ऐसी किस्म का जिक्र करने वाले हैं जिनके बारे में शायद ही आपने कभी सुना हो। हमने अक्सर सुना है कि जिन्नात कई तरह के होते हैं, कुछ जो हवा में उड़ते हैं, कुछ जो ज़मीन में रहते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के और भी जिन्नात। लेकिन आज क्या हो अगर मैं आपको एक ऐसी किस्म के बारे में बताऊं जिसके मुतालिक शायद आप बिल्कुल नावाकिफ़ हों। हम अक्सर समुंदर के अंदर बहुत बड़े बड़े कार्गो शिप्स और शिपमेंट्स को देखते हैं, लेकिन क्या हमने कभी ये सोचा है कि उन शिपमेंट्स को चलाने के लिए भी आखिर इंसान ही दरकार होता है? वो इंसान जो सिर्फ कुछ दिन या हफ्तों के लिए नहीं बल्कि पूरे पूरे महीनों के लिए अपने घरों से दूर समुंदर की तारीक रातों में सफ़र करते हैं, और उस दौरान न जाने उनका सामना किन किन सूरत हाल से होता है जो हम तक कभी पहुंचती ही नहीं। मैं सिर्फ अंधेरी और खौफनाक तूफ़ानी रातों की बात नहीं कर रहा, बल्कि कुछ ऐसा जिसे वो इंसान नहीं देख सकते जो समुंदर में सफ़र कर रहे होते हैं, लेकिन वो चीज़ें उन इंसानों को ज़रूर देख सकती हैं। और वो क्या है, ये जानने के लिए बढ़ते हैं आज की पहली कहानी की तरफ। मैं शिप के किनारे खड़ा अपनी कॉफ़ी पी रहा था। हवा की गर्दिश और नमी एक तूफ़ान का अंदेशा दे रही थीं। मेरा दोस्त महमूद मेरे साथ आ खड़ा हुआ और कहने लगा कि आज की रात थोड़ी तूफ़ानी साबित हो सकती है। उसकी बात पर हाँ में जवाब देते हुए मैंने अपना सर हिला दिया। कंटेनर शिप पर मेरी सर्विस को 7 साल हो चुके थे और इस दौरान बहुत से तूफ़ानों और दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। अक्सर औकात दर्जनों कंटेनर्स तूफ़ान की वजह से समुद्र में गिर जाया करते थे, लेकिन मालूम नहीं था कि जो तूफ़ान अब आने को है वो कोई आम तूफ़ान नहीं होगा। बारिश की बूंदें गिरना शुरू हो गई थीं। शिप समुद्र की लहरों के साथ दमाडोल हो रही थी। मैं और कैप्टन असफाल कंटेनर्स की बेल्ट्स चेक कर रहे थे, क्योंकि एक कंटेनर की लूज़ बेल्ट पूरी शिपमेंट को ले डूबती है। तेज़ हवा और बारिश की वजह से समुद्र की लहरें अब ज़ोर पकड़ रही थीं और शिप की हैवी मूवमेंट अब बाकायदा महसूस हो रही थी। ये खुद में एक ऐसा एक्सपीरियंस है जिसका सामना करने के लिए काफ़ी मजबूत जिगर दरकार होता है। शिपमेंट सिक्योर करने के बाद अब हमें तूफ़ान के थमने का इंतज़ार था, लेकिन ये एक ऐसा इंतज़ार होता है जिसमें हर सेकंड मिनट लगता है और हर मिनट घंटों के बराबर महसूस होता है। पानी की ज़ोरावर लहरें शिप से टकरा रही थीं, तेज़ हवा की खौफनाक पुकार और ज़रूरत से ज़्यादा गरजते हुए बादल, ये सब मिलकर एक पूरा सरार मंजर पेश कर रहे थे। अक्सर ऐसी सूरत हाल में हवा की वजह से कुछ ऐसी आवाज़ें पैदा होती हैं जिन्हें सुनकर एक आम इंसान का दिल खौफ में मुब्तला हो जाता है। हमारे हमराह सफ़र पर एक कलीग हुआ करते थे उन दिनों, जिनका नाम अब्दुल कद्दूस था। उनका मानना था कि ये आवाज़ें जो हवा की तेज़ी में सुनाई देती हैं, दरअसल समुद्र के जिन्नात होते हैं, क्योंकि जहाँ ज़मीनी जिन्नात का वजूद है वहीं समुद्री जिन्नात भी अपना वजूद रखते हैं। लेकिन आम तौर पर दोस्त अहबाब उनकी बातों को मन घड़न समझकर हंस दिया करते थे। अब हम सब एक साथ ही मौजूद थे जब अचानक दरमियाने तूफान शिप के साथ कुछ टकराने की धमक महसूस हुई। धमक भी ऐसी कि पैरों पर बाकायदा महसूस हो रही थी। समुद्री पत्थर शिप्स के पुराने दुश्मन रहे हैं, इसलिए उस वक्त हमें ये भी लगा कि शायद पत्थर टकराया हो, लेकिन रेडार पर आसपास कोई रॉकी सरफेस नज़र नहीं आ रही थी, जो कि एक ताज्जुब की बात थी। दूसरी मर्तबा फिर कुछ टकराने की धमक महसूस हुई, लेकिन इस बार एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, और फिर अचानक एक ही वक्त में मल्टीपल चीज़ें शिप के साथ टकराकर गूंज पैदा कर रही थीं। जबकि एक बार फिर रेडार पर कुछ भी शो नहीं हो रहा था, ना कोई डॉल्फिन्स, ना कोई शार्क्स और ना ही किसी किस्म की मछलियों का झुंड।
हम सब फिगर आउट नहीं कर पा रहे थे कि आखिर ये धमाकों की गूंज किस चीज़ की वजह से पैदा हो रही है। हम सब कोलीग्स कंट्रोल डेक से बाहर निकलकर शिप के किनारे खड़े होकर अंदाज़ा लगाने लगे कि आखिर क्या चीज़ हो सकती है, लेकिन तेज़ लहरों के सिवा हमें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। मगर उसी दौरान हमने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया जो हम सब के साथ आज भी माजी की यादों में ताज़ा दम है। जब हम किनारों पर खड़े जायज़ा ले रहे थे तो हमें हवा के तेज़ झोंकों में कुछ ऐसी आवाज़ें सुनाई देने लगीं जो इंतहाई खौफनाक थीं। यूं लग रहा था जैसे दर्जनों गैर इंसानी मखलूक चंद फासले पर चीखों पुकार कर रही हो। जायज़ा लेने के बाद सब वापस अपनी नशिस्तों पर आ बैठे, लेकिन धमाके वक्फा से सुनाई देते रहे और साथ ही वही चीखों पुकार दूर से सुनाई देती रही। उस दौरान अब्दुल क़द्दूस साहिब मेरे करीब आए और कहने लगे कि ये एक गैर मामूली सूरत हाल है जिसका दुआ और हिसार के अलावा कोई हल नहीं। इस पर मैंने उनसे कहा कि इस सूरत हाल की थोड़ी वजाहत तो करें। तो उन्होंने मुझे बताया कि इस वक्त के हालात को मद्देनज़र रखते हुए ये कहना कोई ताज्जुब की बात नहीं होगी कि इस वक्त हमारा सामना समुद्री जिन्नात के कबीले से हो रहा है। उनकी ये बात सुनकर आमतौर पर मेरी हंसी निकल जाती थी, लेकिन उस तूफ़ानी रात में उनके ये जुमले खौफ में मज़ीद इजाफा कर गए। तकरीबन 5 घंटे तक ये सिलसिला चलता रहा, जिसके दौरान बहुत से गैर मामूली इवेंट्स मैंने उस रात एक्सपीरियंस किए। फिर जब 2 हफ्तों बाद मेरा घर जाना हुआ तो मैंने अब्दुल क़द्दूस साहिब की बातों पर बाकायदा रिसर्च की। तब मुझे पता चला कि जिन्नात की कई अक़साम होती हैं, जिनमें समुंदरी जिन्नात भी अपना वजूद रखते हैं। जैसे ज़मीन पर मुख्तलिफ़ इलाक़े होते हैं, वैसे ही समुंदर में भी बेशुमार जिन्नात के कबीले सदियों से चले आ रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है कि मेरी सर्विस के दौरान आज तक किसी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ। अल्लाह ताला आपको, मुझे और हम सबको हमेशा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन। आपका चैनल देखने के बाद मैंने सोचा कि मैं भी अपनी कहानी आपके साथ शेयर करूं, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। इसकी वजह ये की कि इस किस्से को लिखते हुए माजी की बहुत सी यादें ताज़ा हो रही थीं। इसे लिखना आसान नहीं था, लेकिन बहरहाल जब मैं 7th क्लास में थी तो उस वक्त किसी के कहने पर मैंने 30 दिन से ज़्यादा एक सूरा पढ़ी। उन्होंने मुझे कहा था कि अगर मैं 40 दिन तक ये सूरा पढ़ूं तो मुझे अपनी पूरी ज़िंदगी में जिन्नात वग़ैरह नज़र नहीं आएंगे और मैं हर किस्म के जिन्नाती हादसात से महफूज रहूँगी। कच्ची उम्र थी और उस वक्त मैं उनकी बातों में आ गई। ऊपर से वो हमारी एक करीबी भी थी। उन्होंने मुझे ये भी तलकीन की कि इस सूरा को मगरिब के वक्त पढ़ना है, तब इसका असर ज़्यादा होता है। मैंने 30 दिन लगातार वो सूरा पढ़ी। जब मेरी तबीयत में तब्दीली आनी शुरू हुई तो सब लोग मुझे कहने लगे कि तुम बदतमीज़ होती जा रही हो। असल में उस वक्त मैं घबराहट का शिकार हो जाती थी और उस हालात में मेरा रवैया मेरे घर वालों को बदतमीज़ी लगता था। फिर यूं हुआ कि जब बहुत साल गुजर गए तब मुझे एहसास हुआ कि जो कुछ भी मेरे साथ इतने सालों से होता आ रहा था वो कोई वहम नहीं बल्कि हकीकत थी। मुझे वो सूरा 30 दिन तक इसलिए पढ़ने को कहा गया था ताकि मुझे जिन्नात के ज़रिए नुकसान पहुंचाया जा सके। इन सालों में मैंने बहुत कुछ खो दिया। जब हम अपने नए घर शिफ्ट हुए तो हमारे कपड़े, बर्तन और जो पर्सनल चीज़ें हमारी पोजेशन में होती थीं वो गायब होने लगी। फिर एक दिन यूं हुआ कि रात के वक्त मैं डाइनिंग रूम से काम करके बाहर निकल रही थी कि मैंने टेबल पर कटे हुए बाल और एक कटर देखा। सिर्फ चेक करने के लिए जैसे ही मैंने उस कटर को हाथ लगाया, आज तक उस गलती का खामियाजा भुगत रही हूँ। मेरा सीधा हाथ ख़राब हो गया और डॉक्टर्स के मुताबिक ये एक्जिमा है। चंद दिनों बाद ये सब मामलात और बदलते चले गए। हमारे घर से तावीज़, हड्डियाँ, दालें, मुर्गे की सिरी वग़ैरह मिलना शुरू हो गई। इन सब का असर मेरी वालिदा और मुझ पर पड़ा और यहाँ तक कि मेरी वालिदा और मैं आज तक इस पूरी सूरत हाल की विक्टिम हैं।
इन सालों में मेरी वालिदा को स्पाइनल कॉर्ड का मसला हो गया, और अगर मेरी बात की जाए तो मेरे साथ पैरानॉर्मल इवेंट्स तो हुए ही, लेकिन साथ ही मेरी एंगेजमेंट भी 3 दफ़ा टूट चुकी है। ये सब बताने का मकसद सिर्फ ये है कि जिस इंसान ने मुझे ये सूरा पढ़ने के लिए कहा, और वही इंसान जो हमारे घर में खाने के लिए मीठी चीज़ें दिया करता था, उसके बाद जो हमारे साथ पूरा सारा सिलसिला चलता रहा, ये सब हमारे एक करीबी रिश्तेदार का किया धरा है। बताने का मकसद ये है कि कभी भी किसी पर अंधा यकीन मत करें, चाहे वो कुछ भी कहे, क्योंकि आप नहीं जानते कि आपका कितना करीबी इंसान आपका हासिद हो सकता है। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सबको हमेशा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन। मेरा नाम अब्दुल्ला बादशाह है। मैं आपके साथ अपनी सहेली के साथ पेश आने वाला एक इंसिडेंट शेयर करना चाहती हूँ, लेकिन मैं उसका नाम जाहिर नहीं करना चाहती। मेरी दोस्त सऊदी अरेबिया के एक छोटे से शहर जज़न में काफ़ी अरसे से रहा करती थी। जज़न अपने पुरस्कार होने के लिए जाना जाता है। ये इंसिडेंट उसके साथ 8th क्लास के दौरान पेश आया। एक दिन मेरी दोस्त अपने भाई के साथ ग्रोसरी स्टोर शॉपिंग के लिए जा रही थी। वो अभी ग्रोसरी स्टोर के रास्ते पर ही थी कि उसकी नज़र आगे आने वाली एक बंद गली पर पड़ी। उसने देखा कि उस गली के राइट कॉर्नर पर एक आदमी खड़ा हुआ उन्हें देख रहा है। अजीब बात ये थी कि वो आदमी मुसलसल बिना पलक झपकाए, बिना कोई हरकत किए बस घूरे जा रहा था। मेरी दोस्त को इस बात से बहुत बेचैनी हुई। उसने फ़ौरन अपने भाई का हाथ पकड़ा और ग्रोसरी स्टोर की तरफ तेज़ चलने लगी। जब उनकी शॉपिंग मुकम्मल हो गई और वो बाहर निकले घर वापस जाने के लिए, तो उनका दोबारा उसी गली से गुजरना हुआ। मेरी दोस्त ने जैसे ही उस गली की तरफ देखा, उसने देखा कि वही आदमी फिर उसी जगह उसी पोजीशन में खड़ा हुआ उन्हें घूरे जा रहा है। इस दफ़ा मेरी दोस्त ने अपने भाई का हाथ पकड़कर उसे आगे बढ़ने से रोका और कहा कि हम किसी दूसरे रास्ते से चलते हैं। उसके भाई ने हैरानी से पूछा कि इस रास्ते पर क्या मसला है। तब मेरी दोस्त ने उसे बताया कि उस गली में जो आदमी खड़ा है वो काफ़ी देर से उन्हें देख रहा है, और जब से वो ग्रोसरी स्टोर गए थे तब से वहीं मौजूद है। उसके भाई ने पहले गली की तरफ देखा, फिर अपनी बहन की तरफ, और फिर दोबारा बहुत गौर से गली को देखा और कहा, वहाँ तो कोई आदमी ही नहीं है, तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो। ये सुनकर मेरी दोस्त इंतहाई खौफज़दा हो गई, क्योंकि उस वक्त भी उसे वो आदमी बिल्कुल साफ नज़र आ रहा था, बिल्कुल बेहरकत, सिर्फ उन्हें देखे जा रहा था। अब क्योंकि मेरी दोस्त का भाई छोटा था, लेकिन उसे अंदाज़ा था कि उनके एरिया में जिन्नात के कई वाक़यात पेश आते रहते हैं, इसीलिए उसने फ़ौरन पलटकर अपनी बहन का हाथ पकड़ा और दोनों अपनी नज़रें नीचे किए सीधे घर की तरफ रवाना हो गए। इसके बाद भी मेरी दोस्त को काफ़ी मर्तबा उसी रास्ते से गुजरना पड़ा, और जब भी वो उस गली की तरफ देखती उसे वही आदमी वही खड़ा हुआ नज़र आता। एक मर्तबा जब वो अपनी फैमिली के साथ शॉपिंग के लिए जा रही थी और उसी गली से गुजरी, तो उसने फिर से उस आदमी को देखा। इस दफ़ा उसने अपनी वालिदा से इस बात का जिक्र किया। इस पर उसकी वालिदा ने कहा, बेटा मुझे पता है, बस अपनी नज़रें नीचे रखो और आयतुल कुर्सी पढ़ती रहो। ये सुनकर पता नहीं क्यों, लेकिन उसे थोड़ा सुकून महसूस हुआ, क्योंकि वो आदमी सिर्फ उसे ही नहीं बल्कि उसकी वालिदा को भी नज़र आ रहा था। आगे जाकर जब उसकी वालिदा को मुनासिब लगा तो उन्होंने उसे बताया कि वो एक जिन है, और फिर उन्होंने सख्ती से मना कर दिया कि आगे से उस गली में कभी नहीं जाना। अजीब बात यह है कि वो जिन ना कभी उस गली से बाहर निकला और ना ही उसने कभी मेरी दोस्त को कोई जानी नुकसान पहुंचाया। उम्मीद है आप सबको ये किस्सा पसंद आया होगा। मेरा नाम उमाया है और मेरा ताल्लुक़ रावलपिंडी से है। मैं पहले भी अपनी कहानी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। ये वाक़या इंतहाई खौफनाक और कभी ना भूलने वाला मंज़र है। ये वाक़या मेरे साथ तकरीबन 1 हफ़्ते पहले पेश आया। मैं और मेरी बहन अपने रूम में थे। मेरी बहन सो चुकी थी, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैंने सोचा क्यों ना कोई मूवी वग़ैरह देख लूँ। मैंने एक मूवी लगा ली और देखते देखते वक्त का बिल्कुल अंदाज़ा ही नहीं हुआ। जब मैंने फ़ोन पर टाइम देखा तो सुबह के 3:30 बज रहे थे। मैंने फ़ोन टेबल पर रखा
और करवट बदलकर खिड़की की तरफ मुंह कर ली। उस खिड़की से सामने वाली बिल्डिंग की छत बिल्कुल साफ वाज़ेह नज़र आती है। जैसे ही मैंने करवट बदली, मैंने देखा कि सामने वाली बिल्डिंग की छत पर 2 लड़कियां बैठी हुई हैं, जिनके पाँव नीचे लटक रहे थे। उनका चेहरा मेरी तरफ नहीं था और उनके बाल बहुत लंबी और घनी थे, जिन्हें देखकर ये बिल्कुल लड़कियां ही लग रही थीं। अभी मैं ये मंजर देख ही रही थी कि अचानक उन दोनों में से एक लड़की उठकर खड़ी हो गई। उसका कद गैर मामूली तौर पर बहुत लंबा था और उसका चेहरा भी नज़र नहीं आ रहा था। हैरत की बात ये थी कि उस रात चांद निकला हुआ था और मुझे सब कुछ बिल्कुल साफ दिख रहा था। अगले ही लम्हे वो दोनों लड़कियां मेरी आंखों से ओझल हो गईं। इसके बाद उसी छत पर बहुत से छोटे छोटे बच्चे दौड़ते हुए नजर आने लगे। उनकी तादाद भी बहुत ज़्यादा थी और रफ्तार भी। ये मंजर इंतहाई खौफनाक था और उन्हें देखकर ये बिल्कुल महसूस हो रहा था कि ये इंसानी बच्चे हरगिज़ नहीं हैं। इस खौफनाक मंजर को मैं अल्फाज में वैसा बयान नहीं कर सकती जैसा मैंने देखा, लेकिन जो भी था वो बहुत ही ज़्यादा खौफनाक था। मैं बुरी तरह घबरा गई और फौरन अपनी बहन को जगा दिया। मेरी बहन ने भी वही सब कुछ देखा जो मुझे नज़र आ रहा था। हम दोनों इतनी ज़्यादा डर गईं कि हम में से किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि उठकर खिड़की के आगे पर्दा कर दें। हम दोनों मुंह पर कंबल ओढ़कर लेटी रहीं और आयतुल कुर्सी पढ़ती रहीं। खौफ के मारे नींद बिल्कुल उड़ चुकी थी और हम सिर्फ फजर होने का इंतज़ार कर रही थीं। हैरत की बात यह है कि जिस एरिया में हम रहते हैं वहाँ की सारी बिल्डिंग्स एक जैसी हैं और छत पर जाने का कोई रास्ता मौजूद ही नहीं। फिर कोई छत पर कैसे जा सकता है, और वो भी रात के इस वक्त। जैसे ही फजर की अजान हुई, हम दोनों में थोड़ी सी हिम्मत आई। हम उठीं और खिड़की के आगे पर्दा कर दिया। जो मंजर हमने कुछ देर पहले देखा था वहाँ अब कुछ भी नहीं था। सब कुछ बिल्कुल वीरान था। हमने फजर की नमाज पढ़ी और फिर अपनी वालिदा के पास जाकर उन्हें पूरा वाक़या सुना दिया। मेरी वालिदा ने हमें बताया कि ये जो भी मखलूक होती है ये हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती जब तक हम इन्हें नुकसान ना पहुंचाएं, क्योंकि ये भी बिल्कुल हमारी ही तरह अल्लाह ताला को जवाबदेह होती हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये वाक़या आप सबको पसंद आया होगा। मेरा नाम अस्मा है और मेरा ताल्लुक़ एक गांव से है। शादी के बाद मुझे औलाद और सेहत के हवाले से काफ़ी मसाइल का सामना करना पड़ा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि काफ़ी अरसे के बाद तकरीबन शादी के 7वें साल मुझे दोबारा औलाद की खुशखबरी मिली। उस वक्त डॉक्टर्स ने मुझे सख्ती से बेड रेस्ट का कहा, इसलिए मैं अपने मायके चली गई और वहीं पूरा वक्त गुजारने का फ़ैसला किया। वो रमज़ानुल मुबारक का महीना था। प्रेगनेंसी की वजह से मैं रोज़े नहीं रख पाती थी, लेकिन इबादत ज़रूर करती थी। एक दिन सहरी के बाद जब सब लोग नमाज की तैयारी में मसरूफ़ थे, भाई और वालिद मस्जिद जा चुके थे, मेरी बहन और अम्मी वुज़ू वग़ैरह कर रही थीं। मैं गर्मी की वजह से सहन में सोया करती थी। मैं अभी बिस्तर पर लेटी ही थी कि मैंने देखा कि सहन के वॉश बेसिन के सामने एक लड़की खड़ी है और बेसिन के आईने से मुझे देख रही है। मुझे लगा मेरी बहन है जो वुज़ू करते हुए मुझे देख रही है, शायद इसलिए कि मैं भी उठकर नमाज वग़ैरह पढ़ लूँ। मेरी तबीयत की वजह से सब लोग मेरा ज़्यादा ख्याल रखते थे और मुझे अकेला नहीं छोड़ते थे। मैं भी उसे देखती रही, लेकिन अचानक मुझे याद आया कि मेरी बहन के बाल इतने लंबे हरगिज़ नहीं हैं। मैंने सहन में नज़र डाली तो देखा मेरी बहन वॉशरूम से बाहर आ रही है। फिर बरामदे में देखा तो मेरी अम्मी वहीं नमाज़ पढ़ रही थी। ये सब देखकर मैं हक्का बक्का रह गई कि फिर वो कौन थी जो वॉश बेसिन के सामने खड़ी थी, और वो भी इतने लंबे बालों वाली। जब मैंने दोबारा नज़र दौड़ाई तो वहाँ कोई भी नहीं था। उस वक्त ना जाने क्यों खौफ भी था और नहीं भी, लेकिन उसके बाद वक्तन फ़वक्तन कुछ भी दोबारा नहीं हुआ। आज मेरा बेटा 5 साल का है। मेरी दूसरी प्रेगनेंसी इसके 9 साल बाद हुई। इस दफ़ा मैं अपने मायके नहीं बल्कि अपने ही घर में रेस्ट कर रही थी। अजीब बात ये थी कि उस दौरान मैं बहुत ज़्यादा बीमार रहती थी। मामूल के मुताबिक मैं अपने घर के बरामदे में सो रही थी।
रात का वक्त था और अंधेरा काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि चांद निकला हुआ नहीं था। मेरे साथ मेरा बेटा सो रहा था। तब मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरी देवरानी की बेटी, जो तकरीबन 10 साल की है, मेरे सिरहाने आकर खड़ी हो रही है। मैं नीम गुनूदी की हालत में थी, इसलिए मैंने उससे पूछा, जोया बेटी, तुम यहाँ अंधेरे में क्यों खड़ी हो, क्या हुआ है? लेकिन उसने ना कुछ कहा, ना ही कोई जवाब दिया, बस खड़ी रही। मैं कुछ देर उसे देखती रही कि आखिर वो यहाँ कर क्या रही है, लेकिन क्योंकि अंधेरा और मच्छर बहुत ज़्यादा थे, मैंने अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की। जैसे ही रोशनी डाली, वहाँ कोई भी नहीं था। मैं बहुत ज़्यादा खौफजदा हो गई। अभी कुछ ही लम्हे पहले एक बच्ची मेरे सिरहाने खड़ी थी, और जब रोशनी डाली तो वहाँ कुछ भी नहीं। ये 2 ऐसे वाक़यात हैं जो मेरी ज़िंदगी में मेरे साथ पेश आए। आज भी जब मैं इन्हें सोचती हूँ तो बस सवालात बनकर ख़यालात जहन में घूमने लगते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस दूसरे वाक़या के बाद दोबारा कभी कुछ नहीं हुआ। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफाजत में रखे। उम्मीद है कि आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो यू नो व्हाट टू डू। लाइक, सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन टैप करें, बिकॉज़ यू नेवर नो व्हाट्स कमिंग। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।